सोई हुई सिया को अचानक उसकी ननद जगाती है। भाभी जी, देखो ना माँ को क्या हो गया। सुबह तो माँ ठीक थी, पर अचानक से उसे पेट में तेज दर्द होने लगा। सिया दौड़ते हुए माँ के पास पहुंची। देखा, माँ दर्द से कराह रही थी। फिर उसने अपनी ननद निशा से पूछा कि माँ ने जरूर कुछ ऊटपटांग खाया होगा। तो निशा ने कहा, हाँ, माँ ने कल रात की बची हुई रोटी खाई थी। सिया माँ जी को पेन किलर देने के बाद निशा को डांटने लग जाती है। तुम जब जानती हो माँ को बासी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो तुम उसे खाने क्यों देती हो। निशा बोली, मैंने माँ को मना किया था, फिर भी माँ नहीं मानी और बोली, मेरी बहू इतनी मेहनत से कमाती है तो मैं खाना बर्बाद कैसे होने दूं। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीर के जाने के बाद सिया बहुत अच्छे से समीर की सारी जिम्मेदारी को उठा रही थी, फिर भी कुछ कमी रह ही जाती थी। सिया के घर में उसकी ननद निशा, उसकी सासू माँ और उसका देवर शिव रहता था। समीर के जाने के बाद सिया ने उन लोगों को समीर की कमी महसूस नहीं होने देने का प्रण किया था। समीर के जाने के बाद सिया बिल्कुल टूट गई थी, पर जब उसने रोते हुए माँ जी का चेहरा देखा तो उसे लगा कि समीर सबको मेरे हवाले ही तो छोड़ गया है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो सबको हिम्मत कौन देगा। सब तो टूट कर बिखर जाएंगे, मेरा घर वीरान बन जाएगा। इसलिए उसने भी रोना छोड़कर हिम्मत से काम लिया। जीवन साथी का खोना क्या होता है, कोई निशा से पूछे। वह समीर को दिलो जान से चाहती थी। अगर समीर मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में उसे अपने परिवार का ख्याल रखने को नहीं बोला होता, तो वह समीर के साथ इस दुनिया से चली जाती। समीर के जाने के बाद वह जी तो रही थी, पर उसमें खुशी जरा भी नहीं था। किसी चीज की उसे जरा भी इच्छा नहीं थी। बस समीर के भाई और बहन का लाइफ बनाना उसका मकसद बन गया था। सिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए समीर के ऑफिस में उसकी जॉब हो जाती है। समीर के बॉस बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए वह समीर की जगह सिया को नौकरी पर रख लेते हैं। सिया भी बहुत मेहनत से काम में लग जाती है, ताकि उसके पतिदेव का नाम खराब न हो। माँ को पेन किलर और निशा को डांटने के बाद सिया जब अपने रूम में जाती है तो उसे समीर की बहुत याद आने लगती है। वह समीर के बारे में सोच रही है कि उसके फोन पर कॉल आता है। ये फोन उसकी बहन का था। उसकी बहन बोलती है, दीदी, मेरा एग्जाम का सेंटर तुम्हारे शहर में है, कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तो सिया खुश हो जाती है, बोलती है, ठीक है, आ जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाओ। दूसरे दिन सिया ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और निशा को बोलती है कि तुम माँ का ध्यान रखना, आज मेरी बहन शिखा आने वाली है, शाम तक आ जाएगी। अगर मेरे आने से पहले आ गई तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। पर निशा खुश होने के बजाय कुछ परेशान हो जाती है, पर अपने चेहरे पर खुशी होने का नाटक करते हुए भाभी से कहती है, वाह भाभी, अब तो आपकी बहन के साथ खूब मस्ती करूंगी। सिया मुस्कुराकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिया सोचती है, उसके बॉस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके बॉस उसके पापा के उम्र के थे, तो सिया को बॉस में अपने पापा की छवि नजर आती है। वह घर और ऑफिस के कामों में उलझ कर रह गई। उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलने लगा। उसके ऑफिस में सुमित नाम का लड़का भी था, जो सिया को काम में काफी हेल्प करता था। पर सिया अपने काम से मतलब रखती थी और सुमित से ज्यादा बातें नहीं करती थी। सुमित चाहता था सिया उससे बातें करे, उसके साथ घूमने जाए, पर शर्मीले स्वभाव के कारण सुमित सिया को कभी बोल नहीं पाया था। उस समय सिया ऑफिस नीले रंग की साड़ी पहनकर गई थी, जो उस पर बहुत जच रही थी। जब सिया ऑफिस पहुंची तो सुमित उसे देखता ही रह गया। जब सिया गुड मॉर्निंग बोली तो वह एकदम से सक पका गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सिया उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, और लगती भी क्यों नहीं। सिया अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी, न ज्यादा किसी से बोलती थी, न ज्यादा हंसती थी, बस गुमसुम सी रहती थी। सुमित को लगा सिया के अंदर बहुत दर्द छुपा है। वह सिया को खुश देखना चाहता था, खुश रखने की कोशिश करना चाहता था। वह उसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था, पर सिया उससे बात ही नहीं करती थी, न ही उसे अपनी इर्द गिर्द आने देती थी। पर आज लौटते समय हिम्मत करके सुमित उसे पूछ ही लेता है, सुमित, सिया, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? सिया, ऐसी बात नहीं है सुमित, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें ढेर सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम उनसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। ये सुनकर सुमित सकपका जाता है
और सिया ये बोलकर ऑफिस से निकलकर घर चली जाती है। सुमित की बातों से वो इतना उलझ जाती है कि घर लौटने के बाद वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। शिखा अपनी दीदी को परेशान देखकर पूछती है, दीदी क्या हुआ? पहले तो सिया नहीं बताती है, पर बार बार पूछने के बाद वो सुमित के बारे में शिखा को बताती है। शिखा मन ही मन सुमित से मिलने को सोचती है, पर वो अपनी दी से कुछ नहीं कहती है। सिया अपने कमरे में समीर का फोटो सीने से लगाए रोने लगती है और कह जाती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? कैसे तुम बिन मैं रहूं? कैसे सब संभालूं? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। खिड़कियों के दरवाजे एक दूसरे से टकराकर आवाज करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। सिया बालकनी में आ जाती है। तेज बारिश होने लगती है। सिया को समीर के साथ शादी का पहला सावन याद आने लगता है। समीर से शादी करके सिया बहुत खुश थी, होती भी क्यों नहीं। समीर सिया को बहुत प्यार करता था। सावन का पहला दिन, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिया समीर से कहती है, देखो ना, आज सावन आया है, ना मैंने हरी चूड़ियां पहनी हैं, ना ही मेहंदी लगाई है। बारिश भी नहीं रुक रही। मुझे मार्केट जाना था, आज पहला सावन है। सुहागन को हरी चूड़ियां पहनने से उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। समीर सुनकर जोर से हंसा और बोला, क्या सिया तुम भी ऐसी बातें मानती हो? सिया को अच्छा नहीं लगा और वो समीर से रूठ गई। समीर कहता है, अच्छा बाबा नाराज मत हो और अपनी आंखें बंद करो। जब वे आंखें बंद करती है तो समीर उसके सामने हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, नेल पॉलिश, मतलब श्रृंगार का सारा सामान उसके पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा पहला सावन है तो मैं कैसे अपनी बीवी को गिफ्ट देना भूल सकता हूँ। सिया बहुत खुश होती है। समीर कहता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर भी पिलाता हूँ, तब तक तुम जल्दी से ये पहनकर आ जाओ। देखना चाहता हूँ मेरी बीबी हरी साड़ी में कैसी लगती है। सिया ये सब सोचते सोचते ना जाने कब बारिश में भीगने चली जाती है। ये एहसास भी नहीं होता। जब शिखा उसे आवाज़ देती है तो उसका ध्यान टूटता है और बारिश से ऊपर आती है। शिखा समझ जाती है कि दी बहुत परेशान है। वह सोचने लगती है, दी की लाइफ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो दी। दूसरे दिन शिखा एग्जाम देने के लिए जाती है और वह एग्जाम देने के बाद सुमित से मिलती है। सुमित से कहती है कि वह उसकी दी को क्यों परेशान कर रहा है। सुमित कहता है कि मुझे सिया अच्छी लगती है, पर मैं नहीं जानता था कि सिया विधवा है। शिखा सुमित की पूरी बात सुने बिना ही कहती है, मेरी दी विधवा है तो क्या हुआ, उसे दोबारा जीने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे घटिया लड़के की सोच की वजह से ही हमारा समाज पुरानी दकियानूसी बातें ही मानता रहता है। कभी आगे नहीं बढ़ सकता हमारा समाज। अगर मेरी दी विधवा नहीं होती तो तुम दी से शादी करते ना। अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो तुम पीछे हट रहे हो। बीच में रोकते हुए सुमित कहता है, अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं सिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर सिया मुझसे प्यार नहीं करती है। इतना कुछ सुनाने से पहले क्या तूने अपनी दी से पूछने की कोशिश की? शिखा, तुम्हारे दिल में दी के प्यार की घंटी बज गई है ना, तो दी के दिल में भी तुम्हारे प्यार की घंटी मैं बजा के रहूंगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। घर में 2-3 दिन रहने के बाद शिखा को पता चल जाता है कि उसकी सास, ननद और देवर सिया से झूठा प्यार करते हैं। उसके साथ इसलिए सहानुभूति दिखाते हैं कि वह एक सिया ही है जो उनका ख्याल रख सकती है और पैसों की कमी भी नहीं होने देती। शिखा अपनी दी को घर वालों की असलियत बताने की कोशिश करती है और सुमित से शादी करने के लिए भी मनाती है, पर सिया सुनने को तैयार ही नहीं होती है। शिखा सोचती है, पर दी को कैसे मनाए। उसकी दी कभी नहीं मानेगी सुमित से शादी करने के लिए, क्योंकि दी समीर के परिवार को अपना समझती है। वो कभी भी नहीं छोड़ेगी इस फैमिली को। इसी उधेड़ बुन में न जाने उसे कब नींद आ जाती है। काफी लेट सोने की वजह से सिया के जगाने पर शिखा जागती है। सिया, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? शिखा, आज बहुत लेट कर दी जागने में तुमने। शिखा, हाँ दी, ठीक हूँ। रात में लेट सोई तो उठने में देर हो गई। अच्छा छोड़ो दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिया, हाँ बोलो। शिखा, दी प्लीज बुरा मत मानिएगा, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। सिया, पूछेगी कि पहले ही बुझाएगी? शिखा, डांटना मत, मैं तो ऐसे ही। आपको सुमित कैसा लगता है? सिया, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी हेल्प भी बहुत करता है, नेचर का भी सॉफ्ट दिल वाला है, ऑफिस में सबकी हेल्प करता है
हेल्पफुल टाइप का है। शिखा मुस्कुराते हुए, दी मैंने पूछा कैसा लगता है, तुम तो उस पे निबंध ही लिखने लगी। सिया, मारूंगी तुमको, तंग करती हो मुझे, बोलकर वो भी मुस्कुरा दी। अपनी दी को इतने दिन बाद मुस्कुराते देखकर शिखा को बहुत अच्छा लगा। शिखा मन ही मन सोचती है दी के घर वालों के बारे में भी दी से बात करेगी, पर अभी नहीं, कुछ सबूत मिल जाएं तो, ताकि वो मेरी बातों पर भरोसा कर सके। सिया सबको नाश्ता करा के निशा को माँ के बारे में समझाकर ऑफिस के लिए निकलती है। तभी वहाँ बाइक से सुमित आ जाता है। सुमित को अचानक देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वह एरिया तो सुमित का नहीं था। उसे पूछती है, अरे आप यहाँ? सुमित बोला, हाँ इधर कुछ काम था, सो मैं इधर आया हुआ था, पर आप इधर? सिया, हाँ मेरा घर इधर क्या, यहीं उस तरफ है, तो घर पर नहीं बुलाएंगे? देख तो लें आपके घर में कौन कौन है, आपकी माँ जी से मिल भी लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए ना, सिया बोली। सिया उसे घर ले जाती है, सबसे मिलवाती है। शिखा तब तक चाय बना के ले आती है, क्योंकि निशा कॉलेज जाने को रेडी हो गई होती है। पर सुमित का घर आना सासू माँ को अच्छा नहीं लगता है। ये बात सिया नोटिस कर लेती है। पर सुमित सबसे अच्छे से मिलते हैं। वह माँ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, आंटी जी न जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की छवि नजर आ रही है। बचपन से अनाथ हूँ, जब आपको देखा तो माँ की याद आ गई। पर सिया की सास को ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। ये देखकर सिया ज्यादा देर सुमित को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी और ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगा कहकर सुमित को चलने के लिए बोली। घर से निकलने के बाद सिया पैदल चलकर जाने लगती है तो सुमित कहता है, मैडम जी अब इतना अजनबी कर दिया कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलेंगी। ऐसी बात नहीं सुमित, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे लोगों का क्या, उनका काम है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। वैसे भी लेट तो ज़्यादा हो गई, आपकी बस भी निकल गई, दूसरी बस के लिए वेट करना होगा, ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएंगी। और पता है ना, बॉस आज जल्दी आने को कह रहे थे, इसलिए आपके पास मेरे साथ बाइक से चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर सुमित बाइक रोक देता है और सिया को मजबूरी बस बैठना होता है। ये देखकर आजू बाजू वाले लोग सिया को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि सिया कोई क्रिमिनल हो और किसी का कत्ल करके जा रही हो। उसके उदास फेस को सुमित मिरर में देख लेता है तो उसे हंसाने के लिए एक जोक सुनाता है। एक चोर जब किसी सेठ के घर चोरी करने जाता है, वहां वो तिजोरी खोलने लगता है, पर तिजोरी खोलने में वो परेशान हो जाता, पर तिजोरी नहीं खुलती है। शोर सुनकर सेठ उठ जाता है, सेठ को बोलता है, तिजोरी का पासवर्ड बता, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। सेठ कहता है, मुझे मारो मत, मैं तो तुम्हें पासवर्ड देने के लिए जागा हूँ। ये सुनकर चोर खुश हो जाता है, बोलता है, वाह तुम तो बड़े अच्छे हो। चोर जैसे ही तिजोरी का पासवर्ड दबाता है, चोरी का सामान निकालते निकालते पुलिस आ जाती है। पुलिस को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सेठ कहता है, इस तिजोरी का पासवर्ड लगाते ही पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस थोड़ी देर में पहुंचकर चोर को पकड़ लेता है। चोर जाते जाते सेठ से कहता है, आज तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया, ऐसे कोई चोर पकड़वाता है क्या? ये सुनकर सिया खिलखिला उठती है। सिया को खुश देखकर सुमित खुश हो जाता है। तब तक वो दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस दोनों को साथ में आते देखकर वहां के स्टाफ और उसके सहकर्मी को आज गॉसिप मिल गया था। ये सब भी तरह तरह की बातें करने लग गए थे। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लग जाते हैं। कोई कहता है, पति के गुजरे 2 साल भी नहीं हुए, अपना रंग दिखाने लग गई। कोई कहता, पता नहीं सुमित जैसे स्मार्ट लड़के को इसमें क्या दिखता है जो इसके साथ, अरे कोई नहीं, यही कोई जादू की होगी, देखने में तो सीधी लगती है पर अंदर बहुत चालाक है, तभी तो सुमित को फंसा लिया। सिया को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, बस सुन लेती है और मन में सोचती है सुमित से दूर रहेगी। सुमित शिखा को ऑफिस वाली बात फोन करके बता देता है। शिखा अपनी दी को फोन करती है। सिया घर के बारे में पूछकर अपने आप को बिजी बताकर फोन कट कर देती है। सुमित अपने काम में लग जाता है ताकि सिया को ना लगे कि ये इसके पीछे पड़ा है, पर अंदर से उसे सिया के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सिया के साथ रहना चाहता है। जो ऐसी वैसी बातें सिया के बारे में बोल रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप इसको ऐसा सुना रहे।
सिया को अपनी पसंद की जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? पर वो मजबूर था। अगर वो ऐसा करता तो सिया और दूर हो जाती। सिया को वो खोना नहीं चाहता था। वो जान गया था उसकी प्रेम कहानी आसान नहीं है। उसे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरकर ही सिया को पाना होगा। लंच ब्रेक में सुमित मोबाइल में दीप्ति का फोटो दिखाते हुए, अरे देखो हमारी दीप्ति तो कपड़ों जैसे बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, इसलिए शायद सबको अपने जैसा समझती है। दीप्ति, सुमित ये कैसा मजाक है? मेरा फोटो तुम सबको दिखा के मुझे यूं सरेआम नीचा नहीं दिखा सकते हो। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं जीऊं। तुम बोलने वाले होते कौन हो? सुमित, एग्जैक्टली मैं कोई नहीं होता दीप्ति, पर जैसे ये तुम्हारी जिंदगी है वैसे ही सबकी लाइफ होती है। तुमको भी हक नहीं होता किसी की लाइफ में कुछ बोलने का। सिया कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कुछ भी सुनाते रहो। और तुम लोग पढ़े लिखे होकर ऐसा भद्दा कमेंट करते हो, अच्छा नहीं लगता यार। सिया को भी हक है अपनी जिंदगी जीने का, अपने अनुसार चलने का। तुम लोग सपोर्ट करने के बजाय उसका अपोज्ड कर रहे हो। एक दोस्त ऐसे होते हैं क्या? अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो इंसान को अकेले रहने में भलाई है। ये सब बातें सुनकर दीप्ति को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो सुमित से माफ़ी मांगने लगती है। सुमित कहता है, माफ़ी सिया से मांगो। ऑफिस में दीप्ति सबके सामने सिया से माफ़ी मांगती है और सबको कहती है, आज से सिया हम लोगों की दोस्त है। सिया भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो समझ जाती है सुमित की वजह से ये सब हुआ है, पर वो सुमित को कुछ नहीं कहती है। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद जब सिया ऑफिस से निकलती है तो सुमित उसे बाइक पर बैठने को कहता है, पर वो इनकार कर आगे बढ़ने लगती है। सुमित उसके पीछे पीछे। सिया, ये क्या कर रहे हो सुमित आप? सुमित, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। सिया, सब देख रहे हैं। सुमित, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिया, पर मुझे पड़ता है। सुमित, तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूं? सिया गुस्से से, अच्छा अब तुम ब्लैकमेल करोगे? सुमित, हाँ करूँगा, जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन जाती। ये सुनकर सिया मुस्कुरा के उसके बैग पर बैठ जाती है। सुमित उसे पार्क में एक शांत सी जगह पर ले जाता है। सिया को बहुत पसंद आती है वो जगह। वही तालाब किनारे बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। सिया सुमित से कहती है, तुम आज अपने बारे में बताओ कुछ। क्या बताऊं अपने बारे में? अपने माँ पापा का चेहरा कभी देखा नहीं। अनाथालय मेरा घर, वहाँ के लोग मेरे सगे साथी। पढ़ने में तेज था, वहाँ के बाबा पढ़ने बाहर भेज दिए, फिर जॉब, फिर तुमसे मुलाकात। आगे अब यही सोच के रखे हैं कि अनाथालय के लिए कुछ कर सकूं। ये तो हुई मेरी बातें, तुम बताओ कुछ अपने बारे में बताओ, सुमित ने कहा। सिया सुमित को अपने बारे में कुछ कहने वाली होती है कि घर से उसकी बहन शिखा का फोन आता है। दी प्लीज घर जल्दी आओ। पूछती है क्या हुआ? बोलती है घर आने के बाद ही बताऊंगी। सुमित उसे बोलता है, घर तक छोड़ देता हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा, इसे तुम जल्दी पहुंच जाओगी, बस के चक्कर में तुम्हें लेट हो जाएगा। सिया हाँ जवाब देती है। घर पहुंचने के बाद शिखा उसे एक चिट्ठी देती है। ये चिट्ठी उसके देवर ने लिखा था। वो सिया के सारे जेवर और घर जो माँ के नाम से था चुपके से अपने नाम करवाकर वह घर छोड़कर चला गया था। चिट्ठी पढ़ के सिया को बहुत दुख होता है कि समीर का एक सपना पूरा करने में वह असफल रही। वह चाहती थी सिर्फ को अच्छा जॉब मिले, वो अच्छे से रहे। पता नहीं वह कहाँ है, किसी अच्छे इंसान के संपर्क में है या बुरे इंसान के संपर्क में। ये सब सोच के उसके आंसू निकल आते हैं। शिखा बोलती है, दी उसके लिए क्या रोना, जो तेरे बारे में, घर के बारे में बिना सोचे बिना परवाह किए सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। जीजू के जाने के बाद उसे घर का सहारा बनना चाहिए था, पर नहीं, वह सिर्फ अपने बारे में सोचा और ऐसी गंदी हरकत करके घर से चला गया। इधर माँ का भी हाल खराब हो जाता है, क्योंकि माँ को भी नहीं लगता है कि सिर्फ ऐसी हरकत करेगा। उसे लगता था निशा और मेरे बारे में तो जरूर सोचेगा। दुख के बादल इतना सा ही नहीं था, अभी बहुत कुछ देखना था। दरवाजे पर डोरबेल बजती है। निशा दरवाजा खोलती है, तभी एक अजनबी इंसान घर में प्रवेश करता है और अपना नाम मिस्टर गुप्ता बताते हैं। उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट था। निशा पूछती है, जी आप कौन? वो घर का पेपर दिखाकर कहते हैं कि शिव ने ये घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर माँ को चक्कर आ जाता है, वह लड़खड़ा कर गिर जाती है। तभी सिया जोर से चिल्लाती है, माँ
उसे संभालते हुए जल्दी से बेड पर लिटाती है और एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। तब तक निशा उस अजनबी से कहती है कि प्लीज़ हम लोग को कुछ दिन की मोहलत दीजिए, फिर हम लोग ये घर खाली कर देंगे। अभी जो हुआ आपने तो देख ही लिया। इस हालत में माँ जी को कहीं और दूसरी जगह ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बस कुछ दिन इस घर में रहने की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। अजनबी उसे 10 दिन की मोहलत इस घर में गुजारने की दे देते हैं और कहते हैं कि उसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना होगा। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। सिया और निशा माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखने के बाद कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं या चाहें तो इन्हें आज रात भी इसी हॉस्पिटल में रख सकते हैं। सिया ने हॉस्पिटल में रखना ही सही समझा, क्योंकि रात में इनको कुछ हो जाता तो संभाल नहीं पाती। वो वहाँ रुककर निशा को घर भेज देती है और अच्छे से समझा देती है घर को अच्छे से लॉक करके सोए। वो सुबह माँ को लेकर घर आ जाएगी। निशा के भेजने के बाद वो माँ के पास बैठकर सोचने लगती है अब कैसे सब कुछ अकेले करेगी। उसे घर भी ढूंढना होगा, माँ का ज्यादा ख्याल रखना होगा। सोच ही रही होती है कि तभी सुमित की आवाज उसके कानों में आती है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, सुमित यहाँ कैसे हो सकता है, मैं तो उसे बताया नहीं। फिर भी वह दौड़कर बाहर देखने जाती है। ये क्या? सुमित नर्स से माँ के बारे में पूछते दिखता है। सिया सुमित को अचानक देखकर खुश हो जाती है। उसे अच्छा लगने लगता है, फिर भी अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहती है किसने बताया मैं यहाँ हूँ? जब जान गए तुम्हें तो क्या जरूरत थी आने की? हॉस्पिटल में ज्यादा लोग अलाउ नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या? फलाना ढिमका प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। सुमित बस करो मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ वापस। वो जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी सिया आए हो तो माँ से बिना मिले जाओगे? सुमित तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे अरे कौन जा रहा है, मैं तो देख रहा था तुम क्या कहती हो। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगता है और सिया भी मुस्कुराने लगती है। माँ से मिलने के बाद वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है। सिया को लगता है वो चला गया, फिर सोचती है बिना बताए तो नहीं जा सकता। फिर कुछ शैतानी सूझ रहा होगा उसके मन में। ये भी ना, हॉस्पिटल में भी शांति से नहीं रहता। फिर वो माँ के पास बैठकर माँ का सर सहलाने लगती है और माँ से बातें करने लगती है। उसकी सास सोचने लगती है मैं सिया के बारे में गलत सोच रही थी, ये तो अपने आप से ज्यादा हम लोगों की चिंता करती है। और वो सिया से कहती है मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुम्हें गलत समझा। सिया माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज है। समीर के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरे पे है और इसे हर हाल में पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। माँ माफी नहीं मांगती, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। तभी सुमित सिया के लिए खाना और माँ जी के लिए कुछ फल लेकर आता है। उसे पता था कि सिया कुछ नहीं खाई होगी। सिया फ्रेश होने चली जाती है और सुमित माँ जी को सेब काट कर खिलाने लगता है। तभी नर्स कमरे में आती है और माँ जी से कहती है माँ जी आप बहुत लकी हैं जो आपका बेटा और बहू आपका इतना ख्याल रखते हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाती हैं। तब तक सिया आ जाती है। सुमित खाना निकालकर उसे देने लगता है। सिया कहती है मैं कर लूँगी। हाँ हाँ मुझे पता है तुम कर लोगी, पर कितना खाओगी ये भी मुझे पता है। दिन भर भागा दौड़ी में तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसलिए प्लेट में जितना मैं निकाल कर दूंगा तुम सारा खा लोगी। थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में सुमित ने कहा। सिया बस उसे एक टक देखे जा रही थी। सुमित का ये अंदाज उसे बहुत पसंद आया। उसके दिल में अपने लिए फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद सिया बोली सुमित अब तुम घर चले जाओ, तुम क्यों हम लोगों के लिए परेशान हो गए? सुमित कहाँ जाने वाला था, उसे तो सिया के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोला जैसे तुम रहोगी वैसे भी मैं रह लूँगा, तुम अकेले कैसे संभालोगी? अगर रात में माँ जी को किसी चीज़ की जरूरत हुई तो तुम अकेले कहाँ कहाँ भागोगी? इसीलिए मुझे भी रुकने दो। फिर दोबारा सिया मना नहीं कर पाई। सुबह सुमित चाय लेने बाहर जाने लगता है तो सिया भी उसके साथ जाने लगती है। सीढ़ियों से उतरते टाइम सिया की चुन्नी सैंडल में फंस जाती है। अभी वो गिरने वाली थी। सुमित उसे बचा लेता है। सुमित की बाहों में सिया, डर से सिया की आंखें बंद।
पर वो एक टक देखे जा रहा है। तभी एक छोटी सी बच्ची ने कहा, वाह अंकल, आप तो हीरो के जैसे आंटी को गिरने से बचा लिए। बच्ची की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवा का चलना, सिया को अपनी खुली जुल्फों को संवारना सुमित को देखकर अच्छा लग रहा था। वो दोनों चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। सिया के एक हाथ में बिस्किट, दूसरे में चाय का गिलास रहता है, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे पर आई जुल्फों को हटा नहीं पा रही थी। तभी सुमित अपने हाथों से उसके बालों को संवार देता है। चाय वाले भी देख के बिना बोले नहीं रह पाता। वह कह ही डालता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, किसी की नजर ना लगे आप दोनों पर। सिया कुछ नहीं कहती, उठकर माँ के लिए चाय लेकर ऊपर जाने लगती है और मन में सोच रही होती है, ये गलत हो रहा है। मैं सुमित के साथ ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। क्या हुआ, वे इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी बिता लूंगी। ये सब सोचते वो माँ के कमरे तक पहुँच जाती है और उनको घर ले जाने के लिए रेडी करती है। इतने में नीचे से सुमित आ जाता है और कहता है, मैंने सारा बिल पे कर दिया है, अब चलो माँ जी को घर ले चलते हैं। सिया को जोर का गुस्सा आया। वो बोलती है, अब बस कीजिए, मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ ये सब। आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो बिल चुकाया है, लीजिए वो पैसे, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के स्टाफ और माँ भी आश्चर्य से सिया को देखने लग जाती हैं कि सिया ऐसे सुमित से क्यों बात कर रही है। सुमित कहता है, एक दोस्त के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक दोस्त की हेल्प करूं। मैं सेल्फिश नहीं हूं जो तुम्हें अकेले सब कुछ करने छोड़ दूं। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी हेल्प की। सिया के बात पूरी करने से पहले ही उसकी सास कहती है, घर जाके बात करे, यहाँ सब देख रहे हैं। बच्चे की तरह तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। मेरा इलाज करवाने आए हो या लड़ने? सिया चुप हो जाती है। सुमित माँ जी को पकड़कर नीचे उतारने लगता है और सामान लेकर सिया नीचे आने लगती है। घर पहुंचकर सुमित सिया की सास से कहता है, माँ जी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने परिवार की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। सुमित बोलते बोलते रुआंसा हो जाता है। मैं आप लोगों को अपनाकर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ समीर की जगह कभी नहीं ले पाऊंगा, पर मैं उसकी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं हाथ जोड़कर आपसे सिया का हाथ अपने हाथ में मांगना चाहता हूँ। उसकी सास कहती है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि सिया का दोबारा घर बस जाएगा, मुझे तुम जैसा बेटा भी मिल जाएगा। पर मैं अपना निर्णय सुनाने से पहले सिया की अनुमति लेना चाहती हूँ। अगर सिया इस रिश्ते से खुश है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। तभी सिया कहती है कि मुझे इस रिश्ते से ऐतराज है। मैं जैसी हूँ इस हाल में खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिखा भी उसे समझाती है, पर वो सुनने को तैयार नहीं होती। तभी सुमित कहता है, आखिर वजह क्या है तुम्हारे ऐतराज का? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है सुमित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर हमारा समाज हम दोनों के प्यार को गलत नजरों से देखेगा। तुम्हें जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे कि तुम एक विधवा से शादी किए हो। अगर कोई लड़का लड़की प्यार करके शादी कर लेता है तो समाज उसे ताने देने से नहीं थकता। फिर हमारी बात तो बिल्कुल अलग है। एक विधवा को प्यार करने की इजाजत नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। मेरी जिंदगी में अकेलापन है और समीर की यादें हैं, बस। पर मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ समीर की यादों के साथ। मुझे खुश होकर समीर की यादों के साथ ही जीना है। इससे ज्यादा खुशियों की हकदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत समीर के जाने से रूठ गई। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। मैं कल ही सबको लेकर इस शहर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब घर तो बचा ही नहीं जो मैं इस घर में रह सकूं। अब अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से दूसरे शहर चली जाऊं और तुम भी अपनी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ सको। हाँ, अगर कभी इस दोस्त की याद आए तो मिलने आ जाना। ये कहकर सिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि सुमित से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। सुमित भी रोते हुए उसके घर से निकल जाता है। सिया की बातें उसे याद आने लगती हैं।
वो सिया से बहुत प्यार करने लगता है। सिया से दूर होना उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता, पर करे तो क्या करे, जबरदस्ती भी शादी नहीं कर सकता, उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे शिखा फोन करती है और कहती है, सच में आप दी से शादी करना चाहते हैं? सुमित, अभी भी तुम्हें शक है? मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिखा, पर दीदी समझे तब ना। मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे तो मैंने तुम्हें कॉल किया, ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन सिया जब ऑफिस जाती है तो बॉस को अपने रिजाइन के बारे में बताती है। बॉस जब कारण पूछते हैं तो उसे बताना पड़ता है अपने देवर के बारे में कि कैसे वो धोखे से घर बेच देता है और उसे घर में रहने की बस कुछ दिनों की मोहलत मिली है। बॉस, तुम दूसरे शहर में कैसे मैनेज करोगी सब कुछ? कंपनी के स्टाफ की तरफ से क्वार्टर मिलता है, तुम और तुम्हारी फैमिली आराम से वहीं रहो। सुमित को भी कंपनी दूसरे टाउन भेज रही है, तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी तुरंत सब हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सिया आश्चर्य से, सुमित दूसरे टाउन जा रहा है? हाँ, 3-4 दिन में वह इस कंपनी से दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। जो वहाँ था उसका ट्रांसफर हो गया, तो किसी भरोसेमंद इंसान को वहाँ भेजना था। तो सुमित से ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है, तो उसे ही जाना पड़ेगा। बॉस की पूरी बात सुने बिना सिया केबिन से निकलकर सुमित से मिलने जाती है। तब तक सुमित वहाँ से निकल गया होता है। सुमित को फ़ोन लगाती है, फ़ोन भी नहीं लगता है। घर के आने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे सुमित से बात करनी होती है पर फ़ोन नहीं लग रहा होता। उसे बहुत रोना भी आता है, पर क्या करे। सुमित को फ़ोन लगाते लगाते बिना कुछ खाए पिए वो रूम बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो घर से निकल जाती है और सोचती है पहले वो सुमित से मिलेगी तभी ऑफिस जाएगी। सुमित के घर पर सुमित उसे नहीं मिलता। कॉल लगाती है, कॉल भी नहीं लगता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सुमित गया तो कहाँ गया, कॉल भी नहीं। दीप्ति से पूछती है, दीप्ति भी कहती है मुझे नहीं पता, कल ऑफिस से निकलने के बाद हमसे बात ही नहीं हुई है, आज ऑफिस भी नहीं आया है। उसे बहुत चिंता होने लगती है सुमित की। ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। घर आने के बाद फिर कॉल करती है, फिर नॉट रीचेबल। वो परेशान होकर घर से ढूंढने निकल पड़ती है सारी वो जगह जहां वो सुमित के साथ गई थी, पर वो कहीं नहीं मिला। बॉस को फोन करती है, हाँ सिया बोलो। सर, आपसे सुमित की बात हुई है? कल से ट्राई कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा है। बॉस, नो सिया, मुझसे बात नहीं हुई है सुमित की। अब तो सिया को बहुत टेंशन होने लगती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ऐसे सुमित को मुझे नहीं बोलना चाहिए, प्यार करता था मुझसे, ये सब सोचकर वो रोने लगती है और जोर जोर से कहने लगती है, आई लव यू सुमित, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर सुमित रहता तब ना आता। सुमित वापस नहीं आता। ढूंढ ढूंढ कर थक के घर वापस आ जाती है। वो रात भर रोते रहती है और सुमित की सलामती की दुआ मांगती रहती है। दूसरे दिन तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो ऑफिस नहीं जाती है। शिखा, निशा और माजी तीनों मंदिर जाने के लिए सिया को कहती हैं, पर तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जाने से इनकार कर देती है। कुछ घंटों के बाद निशा का फोन आता है कि भाभी जल्दी मंदिर जल्दी आइए, सुमित भैया का पता चल चुका है कि वह कहाँ है। सिया बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ते हुए मंदिर पहुंचती है। वहां का सीन देखकर वह दंग रह जाती है। सुमित मंदिर में किसी और से शादी कर रहा होता है। दौड़कर सुमित के पास जाती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है कि मैं 2 दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रहे हो। 2 दिन से फोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ, पर तुम्हारा फोन नहीं लगा और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, भगवान से सलामती की दुआ करती रही और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। सुमित, तुमसे मैं प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। सिया बोले जा रही थी और बच्चों के जैसे रोए जा रही थी। ये सब इमोशनल दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। सिया की आंखों में सुमित के लिए प्यार
साफ दिख रहा था। सुमित सिया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तब सुमित उसके मुंह बंद करके कहता है, चुप, एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं क्या करता? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरे को तो देखो, ये कौन है? सिया घूंघट उठा के देखती है तो उसे घूंघट के अंदर बॉस दिखाई पड़ते हैं। ओहो, तो ये सब नाटक था और आप सब मिलकर ये प्लान किए और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तभी शिखा बोलती है, जी दीदी, ये सब नाटक था और ये मेरा प्लान था। मैंने और सुमित ने मिलकर प्लान बनाया और सबको प्लान में इन्वॉल्व किया। अच्छा है, अब आप दोनों शादी करें, मैं तो चलती हूँ। दुल्हन की तरफ इशारा करके बोली। इसलिए लड़की मोटी दिख रही थी। हंसते हुए सिया बोली। तभी दीप्ति कहती, सुमित छोड़ो ना, अगर सिया शादी नहीं करेगी तो मुझसे ही शादी कर लो। ये कहकर दीप्ति सुमित के पास आने ही वाली होती है कि सिया उसे धक्का देते हुए, खबरदार, कोई सुमित के पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये सिर्फ मेरा। फिर सारे लोग जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। शिखा अपनी बहन को दुल्हन की तरह तैयार करके लाती है। सुमित उसे देखता रह जाता है। आज सच में सिया बहुत सुंदर लग रही होती है। सिया भी खुश होती है क्योंकि खुशियां दोबारा उसकी झोली में आ रही होती हैं, वो भी सुमित के रूप में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।